हेलो एंड वेलकम बैक टू द लीगल शादाब। तो आज हम हमारा लेक्चर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले सेक्शन 10, 11, 2, 14 एंड 16 विच इज़ रिगार्डिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन रेस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं फिर हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन रेस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 10 जो कि बात करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन रेस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे कि हमने एक बार इंट्रोडक्शन क्लास में भी हमने देखा था कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मीन्स द एग्जैक्ट फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्लिगेशन, मतलब जैसा का था कॉन्ट्रैक्ट वैसा कि वैसा परफॉर्म होना चाहिए, ना कि कोई मॉनेटरी कंपनसेशन और पेक्यूनरी कंपनसेशन। तो अब बात आती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किस तरह मिलता है। तो एग्जांपल लेते हैं, अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि एक घर बनाना है, अब बी उसे ब्रीच कर देता है। अब ब्रीच करेगा तो अब एक कॉज ऑफ एक्शन तो अराइज होगा ही, और फिर ए जाता है इन द कोर्ट तो मांगने जाता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे केस में कोर्ट क्या करेगी, इसका जवाब हमें मिलेगा सेक्शन 10, 11, 2, 14 एंड 16 में, जो कि हमें सारे प्रोविज़न बताएगा कि कहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलेगा। कोर्ट के लिए क्या मैंडेटरी प्रोविज़न है या नहीं, ये भी मिलेगा, और कोर्ट कहाँ कहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी, ये भी हमें सेक्शन से मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 10 से, जो कि बात करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन रेस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अब बात आती है कि सेक्शन 10 क्या बोलता है। सेक्शन 10 बोलता है द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शेल बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट्स। मार्क माय वर्ड्स, शेल बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट। इट मीन्स इट इज़ अ मैंडेटरी प्रोविज़न। जैसे मैंने तुमको रेफरेंस दिया था इन द इंट्रोडक्शन क्लास की, जो अमेंडमेंट थे 2018 के, वो एक ड्रास्टिक चेंज लाए इन द बिहेवियर ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। वो चेंजेस ये हमें यहीं मिलते हैं, जो कि बोलता है दैट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शेल बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट, मतलब कोर्ट को ये देना जरूरी है। ये पहले जो यहाँ पे शेल वर्ड लिखा है, इट वॉज मे before 2018, but after the 2018 amendment it becomes shall. Shall means it is a mandatory provision. It is a mandatory provision. So court shall enforce the specific performance of the contract. अब आगे क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, जो कि कंटेंट है हमारे सेक्शन सबसेक्शन नंबर 2 ऑफ सेक्शन नंबर 11 एंड सेक्शन नंबर 14 एंड सेक्शन नंबर 16। तो सेक्शन 10 एक सीधा सा डिक्लेरेशन बोल देता है दैट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शेल बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट, बट इट विल बी सब्जेक्ट टू 3 सेक्शन। फर्स्ट वन इज 11 सबसेक्शन 2, 14 एंड सेक्शन 16। जो कि 11 बात करता है वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं ट्रस्ट से, तो उसे भी हम आज देखेंगे। और साथ में जो कि सेक्शन नंबर 14 जो कि बोलता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहाँ पे इन्फोर्सेबल नहीं होगा। सो ऐसे कुछ कंडीशन हमें लेट डाउन की गई है सेक्शन नंबर 14 में, तो वो भी हम देखेंगे। सेक्शन नंबर 16 ऐसे पर्सनस की बात करता है जो कि स्पेसिफिकली बार्ड है, जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ले सकते, तो वैसे पर्सन से भी हम मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन नंबर 11(2). तो ये बात करता है सेक्शन नंबर 11। सेक्शन 11 बोलता है केसेस जो कि रिलेटेड होते हैं इन कनेक्शन विद द ट्रस्ट। तो ऐसे केसेस में क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हमें बताएगा सेक्शन नंबर 11। और जो 10 का जो एक्सेप्शन है वो हमें मिलेगा सेक्शन नंबर 11 के सबसेक्शन 2 में। तो इसके 2 सबसेक्शन मिलेंगे हमें, तो वो बताते हैं एक्सेप्ट और अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। अगर इस एक्ट में कुछ लिखा हो तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शेल बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट इफ एग्रीड टू बी डन इन द परफॉर्मेंस ऑफ होली और पार्टली इन द ट्रस्ट, मतलब इसका इंटरप्रिटेशन ये जाता है कि अगर ट्रस्टी ने अगर उसके बराबर मतलब जितनी पावर्स उसे मिली है उसी में इंगेज होके कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो कोर्ट उसका परफॉर्मेंस तो दे सकता है। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन अब बात आती है अगर सबसेक्शन 2 जो कि एक्सेप्शन है सेक्शन नंबर 10 का, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमें मिलेगा द कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय ट्रस्टी इन एक्सेस ऑफ हिज पावर। यहाँ पे 2 चीज मिलेगी, एक्सेस ऑफ हिज पावर और इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट दैट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स। मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि ट्रस्टी ने, मार्क माय वर्ड्स, यहाँ पे एक अथॉरिटी भी दे रखी है जो कि है ट्रस्टी, उसने अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेस इन हिज पावर्स मतलब अल्ट्रा वायर्स टू हिज पावर्स अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किए तो वहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा।
और सेकंड बात यहाँ पे होता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब इसको हम एग्जांपल से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय ट्रस्टी इन एक्सेस ऑफ हिज पावर्स, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ट्रस्टी कोई एक स्पेसिफिक पावर के लिए इंटाइटल्ड है बट वो उसके बियॉन्ड पावर जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो ऐसे केसेस में उसे कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का राइट नहीं मिलेगा और ऐसे यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोड ग्रांट नहीं करेगा। तो ऐसे केसेस क्या हो सकते हैं, मान लो ए एक ट्रस्टी है और वो बी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, एक ट्रस्ट की लैंड है तो वो उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है फॉर द लीज ऑफ 10 ईयर्स, बट वो कि एज ए ट्रस्ट के द्वारा इंटाइटल था ओनली अप टू 7 ईयर ऑफ लीज। तो अब सीधी सी बात है, उसको 7 साल के लिए बोला गया था और वो 10 साल के लिए लीज कर रहा है, तो ये तो एक्सेस ऑफ इस पावर हो गया। तो ऐसे केसेस में कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करेगी क्योंकि वो 7 साल के लिए ही इंटाइटल था, बल्कि उसने फिर भी 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो ये सीधी सी बात है, इट इज़ बियॉन्ड हिज पावर्स, एक्सेस ऑफ हिज पावर, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब बात आती है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी लगभग सेम थिंग है। अगर कोई एक प्रॉपर्टी है, वहाँ पे ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है और ट्रस्टी को इंटाइटल किया है कि वो इसको सेल कर सकता है, लेकिन नॉट लेस देन 50,000, और वो सेल कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल कर देता है विद इन 30,000, तो ये भी उसके ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा। तो ऐसे केसेस में भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा और कोर्ट कतई ग्रांट नहीं करेगी। सो एक ये था हमारा पहला एक्सेप्शन जो था सेक्शन नंबर 10 का। एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं अपन। सेक्शन नंबर 10 सीधी सी बात करता है, डिक्लेरेशन देता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू कॉन्ट्रैक्ट शेल बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट, बट उसके कुछ एक्सेप्शन है जो कि हमें मिलेंगे सेक्शन नंबर 11, 2, 14 और 16 में। जैसे कि 11 में हमने देखा यहाँ पे 2 कंडीशन है, अगर ट्रस्टी एक्सेस ऑफ हिज पावर्स में करता है या फिर कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के केस में करता है, तो ऐसे केसेस में उसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। चलिए अब आगे क्या है, आगे भी देख लेते हैं, जो कि हमें सेक्शन नंबर 14 और सेक्शन नंबर 16 में मिलेगा। अब सेक्शन नंबर 14 जो कि हमें सीधी सी बात बता देता है कि कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकता, उनका नेचर ही ऐसा है कि उनका कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकता। अब ऐसे केसेस कहाँ मिलेंगे, देखते हैं हम सेक्शन नंबर 14 में। सेक्शन नंबर 14 सीधी सी बात बताता है, द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट, जो कि पहला बात करता है वेयर द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन ए स्पेसिफिक सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस। अब ये बात आती है कि ये सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस क्या होता है, तो ये हमें सेक्शन नंबर 20 में सीधा मिलेगा, उसे हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे अगले लेक्चर्स में। ये भी एक अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि हमारा मेन अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट ऑफ 2018, जो कि एक ड्रास्टिक चेंज लाया था सारे के पूरे स्ट्रक्चर में। तो ये भी हम देख लेंगे। तो पहला हमारा पॉइंट हो गया सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस, जो कि हमें मिलेगा सेक्शन नंबर 20 में। अब सेकेंड बात आती है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि परफॉर्मेंस ऑफ कंटिन्यूस ड्यूटी, मतलब ऐसा केस है कॉन्ट्रैक्ट का कि जो कि कोर्ट की कंटिन्यूस ड्यूटी को इन्वॉल्व करेगा, तो ऐसे केसेस में कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैसे देगी। तो अगर कोर्ट को बार बार उसको सुपरवाइज करते जाना पड़े तो कोर्ट के पास इतना टाइम है क्या, कोर्ट फ्री है, पहले ही बहुत सारी पेंडेंसी कोर्ट नहीं दे पाएगी। तो ऐसे पर्सन को भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट का अगर नेचर है कि जो पर्सनल क्वालिफिकेशन ऐसी चीज़ों पे बेस्ड है या फिर जो जिसकी परफॉर्मेंस कोर्ट को सुपरवाइज करना पड़े, तो ऐसे केसेस में कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देगी। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोई पर्सन जाता है और वो बोलता है कि मुझे तो इसी मैनर में ऐसा कि ऐसा घर बनाना है, तो कोर्ट क्या उसके घर के लिए बार बार जाएगी उसके पास और ये देखेगी, सुपरवाइज करेगी कि हाँ इस हिसाब से बन रहा है या नहीं। तो कोर्ट अगर कोई स्पेसिफिक मैनर हो या तो कोई कंटिन्यूस ड्यूटी इन्वॉल्व हो कोर्ट की, तो ऐसे केसेस में कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करेगी। ठीक है, तो इस पे एक केस भी था जो कि हमारा केस है मेजर्स पराग इंजीनियरिंग वर्क वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989, जो कि गुवाहाटी का है। तो इसमें क्या बताया गया था, इसमें एक केस था जो कि एक पिटिशनर एक प्लेंटिफ जाता है और कोर्ट से ये मांग करता है कि उसका टेलीफोन ख़राब हो गया था, तो वो टेलीफोन कंपनी से ऐसी डिमांड करता है कि कोर्ट ऐसा ऑर्डर पास करे कि वो जो टेलीफोन कंपनी है वो हमेशा उस हमेशा के लिए उसका टेलीफोन सही रहे। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भाई कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है बीच बीच में, तो कोर्ट हमेशा जा के थोड़ी देखेगी कि सही चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ऐसे केसेस में वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री ग्रांट नहीं करेगी। तो ये केस था टेलीफोन से रिलेटेड, तो इसे एक सिंगल वर्ड में याद रखिएगा।
अब बात आती है इसमें कुछ और क्लॉज भी है, तो वो भी देख लेते हैं अपन। तो वो हमें मिलेंगे, इसका सब क्लॉज सी बताता है द कॉन्ट्रैक्ट विच इज डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ द पार्टी दैट द कोर्ट कैन नॉट इन्फोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ मटेरियल टर्म। सीधी सी बात है, यहाँ बता दिया मटेरियल टर्म। मटेरियल टर्म मीन्स द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो भी इसेंशियल थिंग है कॉन्ट्रैक्ट की वही ऐसी है कि अगर वही एक किसी के पर्सनल क्वालिफिकेशन पे बेस्ड है। जो मटेरियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी के पर्सनल क्वालिफिकेशन से बेस्ड है, तो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी नहीं मिलेगा। अब पर्सनल क्वालिफिकेशन क्या हो गई? टीचिंग, सिंगिंग, पेंटिंग। अगर किसी ने ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया जो कि एक पेंटर है कि उसे एक अच्छी सी मोनालिसा जैसी पेंटिंग बना के देना है उसकी खुद की, तो अब वो वही नहीं रहा, तो अब उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैसा जाएगा? तो अब पर्सनल क्वालिफिकेशन, अगर भाई मैं पेंटर हूँ तो मेरे को ही पेंटिंग आती है, हर किसी को थोड़ी आती है। अगर तुम जाओगे उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ सूट करने, मैं नहीं हूँ उस टाइम पे, तो वो कैसे कर पाएगा? तो ऐसे केसेस में भी जो कि पर्सनल क्वालिफिकेशन पे बेस्ड हो, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग वगैरह से जो भी रिलेटेड है, तो ऐसे केसेस में कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगी। तो ये हो गया हमारा सब क्लॉज 3। अब एक आखिरी जो कि इसका सबसेक्शन आता है वो है द कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन इट्स नेचर डिटर्मिनेबल। अब ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है जो कि इन इट्स नेचर डिटर्मिनेबल है, मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसका नेचर ही ऐसा है जो खत्म होने के लिए बने रहते हैं। तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे? पहला तो अब अपन मान सकते हैं जैसे टीनेंसी एट विल। अगर लैंडलॉर्ड और टीनेंट ने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जो कि वो इनकी इच्छा पे, कि वो उनकी विल पे है कि वो खत्म होगा, तो अब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का कोई स्पेसिफिकली इम्पोर्स नहीं किया जा सकता। अब फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप एट विल। अगर कोई दो पार्टनर्स हैं, उन्होंने पार्टनरशिप ऐसी बनाई है कि जो कि डिसॉल्व हो जाएगी वो उनके विल पे ही हो जाएगी, उनके विल पे ही डिसॉल्व हो सकती है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा। और जैसे कि मैंने पहला एग्जांपल दिया जो कि टीनेंसी एट विल, अगर ऐसी टीनेंसी इस्टेब्लिश हुई है जो कि किसी पर्सन के विल पे डिपेंड कर रही है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता। तो हमने सेक्शन 14 में 4 चीज़ें देखी। पहला तो जो पर्सन जिसने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर लिया है, तो वैसे को उस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता। सेकंड हमने देखा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोर्ट की कंटिन्यूअस ड्यूटी इन्वॉल्व होती है और जिसे उसे कोर्ट सुपरवाइज नहीं कर सकता, तो ऐसे केसेस में भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। अब बात आती है थर्ड की, जो कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि बेस्ड है पर्सनल क्वालिफिकेशंस में और वही कॉन्ट्रैक्ट की मटेरियल टर्म्स है, तो ऐसे केसेस में भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। और फोर्थ क्लॉज छोटा सा है जो कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि इन इट्स नेचर डिटर्मिनेबल है, मतलब वो इसका नेचर ऐसा ही है कि वो खत्म हो सकते हैं, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 14। अब बात आती है हमारे सेक्शन नंबर 16 की। जैसे कि हमने सेक्शन नंबर 10 में देखा था कि कोर्ट के ऊपर एक मैंडेटरी प्रोविजन है कि उन्हें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो देना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जो कि हमें मिलेंगे सेक्शन 11 to 14। और अब आ गए हम सेक्शन नंबर 16 पे, जो कि ये पर्सनल बार टू रिलीफ, मतलब जो कि ऐसे पर्सन पे बार लगा देता है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ऑब्टेन कर सकते। तो देखते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो सेक्शन नंबर 16 हमारे सामने है जो कि बोलता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स इन द फेवर ऑफ पर्सन, मतलब जो कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऐसे पर्सन के फेवर में इन्फोर्स नहीं हो सकता। यहाँ लिख दिया इन द फेवर ऑफ द पर्सन। ऐसे पर्सन कौन होंगे वो हमें बताता है हमारा पूरा सेक्शन। हु हैज ऑब्टेन अ सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिन्होंने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ले लिया है। मतलब अगर एक पार्टी थी ए और बी, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब बी ने ब्रीच कर दिया, तो अब ए ने भाई ने क्या किया, इसने तीसरे व्यक्ति थर्ड पार्टी से ही इसका कॉन्ट्रैक्ट की फुलफिलमेंट करा ली। तो अब ऐसे केस में तो कौन देगा? ऐसे केसेस में नहीं मिलेगा, जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोड ग्रांट नहीं करेगी ऐसे पर्सन्स पे, एक पर्सनल बार लग जाएगा। तो जो भी पर्सन है उस पर पर्सनल बार लग जाएगा और कोर्ट ऐसे पर्सन के फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करेगी। अब बात आती है हमारे इसके क्लॉज बी की।
अ पर्सन हु हैज बिकम इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग और वायलेट द इसेंशियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और एक्ट इन वेरिएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और फुल्ली एक्ट इन सबवर्जन इन रिलेशन टू इंटेंडेड एस्टेब्लिश बाय द कॉन्ट्रैक्ट। तो अब ये क्या बोलता है, इसमें तो बहुत सारी 3-4 बातें बता दी है। अब इसका एक क्रक्स देख लेते हैं। अब जैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स इन द फेवर ऑफ फॉलोइंग पर्सन। अब ये क्या क्या बोलते हैं, ये सेक्शन में ही लिखा था, हु इज बिकम इनकेपेबल, ऐसा पर्सन जो कि इनकेपेबल हो गया है परफॉर्मिंग द इसेंशियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो कि कॉन्ट्रैक्ट की इसेंशियल टर्म है उसी को वो परफॉर्म नहीं कर सकता। तो ऐसे केसेस में क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलेगा? ऑब्वियसली नहीं, ऐसे पर्सन के फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिल सकता। मतलब फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ टू सेल अ कार। अब वो कार का सारा कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट, सारा सब चीज़ें फ्रेम हो गई और ऐसे केसेस में जो जिसको सेल कर रहा था वही इंसॉल्वेंट हो जाता है। अब आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा ही होगा, अगर कोई पर्सन इनकेपेबल हो जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करा, पर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, तो ऐसे केसेस में तो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाएगा, तो उसे भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। तो अगर अब भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लेने जाता है तो वो पहले से ही इनकेपेबल हो गया है, तो उसके फेवर में कोई भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री नहीं मिलेगी। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट, जो कि बोलता है कि जो कि इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो कि एक मटेरियल टर्म से कॉन्ट्रैक्ट की वही नहीं हो सकती, तो ऐसे केसेस में भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब दूसरी बात इसमें आता है, हु एक्टेड फ्रॉडुलेंटली इन रिलेशन टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कैसे केस होंगे? फ्रॉड, इट मीन्स विद द इंटेंट टू डिसीव, कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा हुआ है विद द इंटेंशन टू डिसीव, कपट पूर्वक एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो ऐसे केसेस में भी कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री नहीं देगी। अब इसका एग्जांपल ले सकते हैं अपन, ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो बी को एक ब्रांडेड वॉच देगा, रोलेक्स की वॉच का कॉन्ट्रैक्ट हो गया सेल करने का, अच्छा मॉनेटरी कंपनसेशन में जोरदार। अब जब बी इस पर इंक्वायरी करता है तो उसे मिलता है कि वो तो एक लोकल वॉच निकली। अब अगर लोकल वॉच है तो सीधी सी बात है, यहाँ पे तो भाई के साथ फ्रॉड हुआ है, वो उससे बातें करता है, बातें बड़ी बड़ी करता है, रोलेक्स की वॉच का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और इन द एंड वो निकलती है एक लोकल वॉच, तो ये तो फ्रॉड ऐसा मतलब कपटपूर्वक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो ऐसे केसेस में भी कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री ग्रांट नहीं करेगी और ऐसे पर्सन जो ये है जिन्होंने फ्रॉड किया है वो पर्सन के फेवर में बार लग जाता है और इनके फेवर में तो कभी भी कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री ग्रांट नहीं कर सकती। अब जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है, विलफुली एक्टेड इन वेरिएंस और सबवर्टेड इंटेंशन रिलेशनशिप अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसा एक्ट किया उसने कि टोटली वेरिएंस में एक्ट किया है कॉन्ट्रैक्ट के, तो ऐसे केसेस में क्या होगा? अब बात आती है इसका एग्जाम्पल क्या होगा। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, इसका एग्जाम्पल है ए और बी लेते हैं हम, और ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एक मनी से रिलेटेड। जो बी है ए से 5 लाख रुपए उधार लेता है, साथ में उसे एक प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करता है, तो वो प्रॉपर्टी भी मॉर्टगेज कर दी उसने। अब जब इनकी रजिस्ट्रेशन की बात आती है तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, ऐसे टाइम पे ए कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट ले आता है कि जिसमें वो ना तो सिर्फ मॉर्टगेज नहीं कर रहा है प्रॉपर्टी की डायरेक्टली ओनरशिप भी ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ये क्लियर सी बात है, ये तो टोटली वेरिएंस में एक्ट कर रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट के। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में भी कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की डिग्री ग्रांट नहीं करेगी और ऐसे पर्सन के फेवर में तो हमेशा पर्सनल बार लग जाएगा। कोर्ट कभी भी ऐसे पर्सन को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री ग्रांट नहीं करेगी। तो ये हो गया हमारा जो कि बोलता है विलफुली एक्टेड इन वेरिएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब एक और पॉइंट मिलेगा हमें इसमें, जो कि एक पॉइंट और है, वो स्लाइड में शायद मिसिंग हो गया है, तो वो पॉइंट जो है वो है वॉयलेट द इसेंशियल टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो कि शायद हमने यहाँ पे देखा था, जो कि है इसेंशियल टर्म। अब इसेंशियल टर्म इसका एग्जांपल भी एक ले लेते हैं अपन। इसका एग्जांपल होगा, अगर एक बिल्डर है, उसको बी एक कॉन्ट्रैक्ट देता है कि तुम्हें एक घर बनाना है, उसमें एक स्विमिंग पूल भी बनाना है,
तो वो स्विमिंग पूल में कम से कम 10 से 12 लोग आराम से नहा सके, तो इतना बड़ा स्विमिंग पूल बनाना है तुम्हें। लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट का फुलफिलमेंट होता है तो वो पर्सन वो स्विमिंग पूल ही नहीं बनाता है। तो अगर वो फिर वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो बिल्डर अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जाता है तो उसके फेवर में कभी भी कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री ग्रांट नहीं करेगा। तो मतलब उस पर भी एक पर्सनल बार लग गया है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या स्पेसिफिक रिलीफ नहीं ले सकता। तो ये हो गया हमारा ये क्लॉज 2। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सेक्शन 16 बात करता है पर्सनल बार टू रिलीफ। ये ऐसे पर्सन के फेवर में बार कर देता है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ले सकते। वो कौन कौन है? एनी पर्सन हु हैज़ ऑब्टेन्ड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अंडर सेक्शन नंबर 20, मतलब कोई की थर्ड पार्टी से उसने ब्रीच के केस में उसने थर्ड पार्टी से परफॉर्मेंस ले लिया। और फिर जो सेकेंड वाला क्लॉज है वो बोलता है हु बिकम इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग और वायलेट द एसेंशियल टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एक्ट इन फ्रॉड, एक्ट इन वेरिएंस और सबवर्जन। तो ये सारे केसेस हो गए जो कि हमने एग्जाम्पल के साथ देख चुके हैं। अब बात आती है हमारे सेक्शन नंबर 16C की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब वो क्या बोलता है वो भी देख लेते हैं अपन। सो सेक्शन नंबर 16C। तो 16 बात करता है पर्सनल बार टू रिलीफ। तो उसका C वाला पॉइंट हमें जो मिल रहा है, अ पर्सन हु फेल्स टू प्रूव। ये भी इसमें भी एक अमेंडमेंट हुआ था सेक्शन नंबर 16 में, जो कि हुआ था 2018 में, जो कि क्या था, यहाँ पे फेल की जगह अवर्ड टू प्रूव लिखा था, अवर्स टू प्रूव। तो इसे एक अच्छे से वर्ड से रिप्लेस कर दिया जो कि ये प्रूव। मतलब अगर वो प्रूव करना ही भूल गया तो ये सीधी सी बात है एक चीज़ पे बेस्ड करता है। इफ़ अगर कोई इक्विटी चाहता है तो वो भी इक्विटी करे, मतलब देखेंगे उसको हम इस सेक्शंस में। तो हु फेल्स टू प्रूव दैट ही हैज़ परफॉर्म्ड, मतलब वो परफॉर्म कर चुका है, और हैज़ ऑलवेज बीन रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म द एसेंशियल टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सो इसमें हमें 3 चीज़ें मिलेगी। तो पहले तो पर्सन अगर वो हु फेल्स टू प्रूव दैट ही हैज़ परफॉर्म, मतलब वो परफॉर्म कर चुका है, और ही हैज़ ऑलवेज बिन रेडी एंड विलिंग। अब ये रेडी एंड विलिंग यहाँ पे क्या होता है, इसका भी इंटरप्रिटेशन देखेंगे कुछ केस लॉस के द्वारा हम। अब रेडी एंड विलिंग समझ लो, मतलब उसने एज ए मेंटली भी रेडी होना चाहिए और एज फाइनेंशियली भी रेडी होना चाहिए। इसे हम आगे और अच्छे से देखेंगे केस लॉस के द्वारा। तो सेक्शन 16C हमें बोलता है कि हु फेल्स टू प्रूव दैट ही हैज़ परफॉर्म और ही हैज़ बीन ऑलरेडी रेडी टू परफॉर्म द एसेंशियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट की मटेरियल टर्म, एसेंशियल टर्म थी, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत ज़रूरी थी, वो उसे परफॉर्म कर चुका है या उसे फर्दर परफॉर्म करने के लिए हमेशा रेडी एंड विलिंग था। द परफॉर्मेंस ऑफ विच हैज़ बीन प्रिवेंटेड और वेव्ड बाय द डिफेंडेंट। मतलब इसमें 2 चीज़ें हमें मिली है। अगर कोई पर्सन हु फेल्स टू प्रूव, मतलब वो फेल हो जाता है प्रूव करने की, ही हैज़ परफॉर्म, मतलब उसके पार्ट का कॉन्ट्रैक्ट उसने परफॉर्म किया है, और अगर नहीं किया है तो वो ऑलवेज रेडी था कि वो परफॉर्म करेगा जो भी उसके पार्ट का परफॉर्मेंट है। ओनली सिर्फ रेडी नहीं, वो विलिंग भी था, मतलब वो मेंटली भी रेडी था और फाइनेंशियली भी रेडी था। तो ऐसे केसेस में भी वो उस पर बार लग जाएगा कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री नहीं ले सकता। मतलब अगर कोई पर्सन है वो फेल हो जाता है प्रूव करने में, कोर्ट को सीधी सी बात है किसी भी केस में सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और वो कोर्ट को सेटिस्फाई ही नहीं कर पाया, मतलब वो फेल हो गया प्रूव करने में कि उसने परफॉर्म किया है अपना पार्ट, और साथ ही में अगर नहीं किया तो वो बाकी पार्ट परफॉर्म करने के लिए हमेशा रेडी और विलिंग था, तो वो फेल हो जाता है। तो ऐसे केसेस में उसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री नहीं मिलेगी। और यहाँ पर एक सेकेंड पॉइंट भी मान सकते हैं हमें, जो बोलता है अगर कोई ऐसा परफॉर्मेंस है जो कि वेव्ड और प्रिवेंटेड है बाय द डिफेंडेंट, अगर कोई परफॉर्मेंस जो कि डिफेंडेंट खुद ही नहीं करने दे रहा था प्लेंटिफ को, तो ऐसे केसेस में भी उसे डिफेंडेंट पे स्पेसिफिक बार लग जाएगा, पर्सनल बार लग जाएगा टू स्पेसिफिक रिलीफ। ये हो गया हमारा सेक्शन 16। तो सेक्शन 16 में हमने तीन चीज़ें देखी।
जो कि हमें मिले 3 क्लॉज। तो सेक्शन 16 सीधी सी बात करता है, सेक्शन 16 बोलता है पर्सनल बार टू रिलीफ। अब ये कौन कौन पर्सन है जिनके फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं लिया जा सकता, वो पर्सन है जो कि हमारा क्लॉज ए ने बात करी थी, हु हैज ऑब्टेन ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अंडर सेक्शन नंबर 20। उसका सब सेक्शन बी बोलता है, सब क्लॉज बी बोलता है 16B, जो कि बोलता है एनी पर्सन who violate the essential terms of the contract or means or who become, देख लेते हैं एक बार, who become incapable of performing the contract, who acted in fraud or act in variance subversion, जो भी पॉइंट्स हमने देखे वो सारे। इसका सबसेक्शन 16C बोलता है अ पर्सन हु फेल्स टू प्रूव, अब वो फेल क्या फेल करने में, that he has performed his part or he is always ready and willing to perform the material and essential terms of the contract, और या तो फिर ऐसा पार्ट का परफॉर्मेंस जो कि वेव्ड और प्रिवेंटेड बाय द डिफेंडेंट था। तो ऐसे पर्सन के फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की डिग्री नहीं मिलेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा 16C। 16C एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है और इस पर तो मेंस का क्वेश्चन शायद 16C पे ही पूछ लिया जाता है, मतलब शॉर्ट नोट पूछा जाता है 16C पे। अब देख लेते हैं इसमें कुछ केस लॉज मिलेंगे हमें। केस लॉज के पहले कुछ एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन इसके बोलते हैं वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व द पेमेंट ऑफ मनी, मतलब केस ऐसा है कि जिसमें पेमेंट ऑफ मनी का इन्वॉल्वमेंट है। तो ऐसे केसेस में इट इज़ नॉट इसेंशियल कि जो प्लेंटिफ है वो एक्चुअली टेंडर करे डिफेंडेंट को, जो भी मनी है, रिकवरी ऑफ मनी या जो भी पेमेंट ऑफ मनी है वो एक्चुअली जाके टेंडर करे। इट विल बी सफिशिएंट, जो भी अगर कोर्ट जैसा भी डायरेक्शन देगी वो भी सफिशिएंट माना जाएगा। तो देख लेते हैं इसे, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स अ पेमेंट ऑफ मनी इट इज़ नॉट इसेंशियल फॉर द प्लेंटिफ टू एक्ट एक्चुअली टेंडर टू द डिफेंडेंट और डिपॉजिट इन द कोर्ट एक्सेप्ट व्हेन द कोर्ट सो डायरेक्ट, मतलब जो भी डिपेंड होगा वो कोर्ट के डायरेक्शन पर डिपेंड होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी प्लेंटिफ है उसे जाके देना ही पड़ेगा, डिफेंडेंट को पैसे ही जाके देना पड़ेंगे, या तो फिर उसे टेंडर करना पड़ेंगे, या तो उसे डिपॉजिट करना पड़ेंगे कोर्ट में। तो जो भी एज अ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस होंगे जो कोर्ट डिसाइड करेगा या डायरेक्ट करेगा, उस अकॉर्डिंग भी ये केस हो सकता है रिजॉल्व। ये इस सेक्शन का एक्सप्लेनेशन बताता है। फिर बात आती है कि द प्लेंटिफ मस्ट प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ रेडीनेस एंड विलिंगनेस टू द कॉन्ट्रैक्ट एज इन ट्रू कंस्ट्रक्शन, मतलब ये एक्सप्लेनेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि प्लेंटिफ की रेडीनेस और विलिंगनेस है वो प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगी, वो बिना प्रूव करे उसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिल नहीं सकता। अगर प्लेंटिफ जा रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को अवेल करने तो उसे प्रूव करना पड़ेगा कि वो हमेशा रेडी था और उसने उसके पार्ट का परफॉर्मेंस पहले परफॉर्म किया, अगर नहीं किया तो वो रेडी एंड विलिंग हमेशा था। तो वही बात यहाँ पे बोल रहा है हमारा सेक्शन, ये सेक्शन 16C का एक्सप्लेनेशन। तो इसके दो एक्सप्लेनेशन है। अगर कोई भी केस ऐसा है जहाँ पे पेमेंट इन मनी से रिलेटेड है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसे डिपॉजिट करना पड़ेगा, टेंडर करना पड़ेगा, या तो कोर्ट में डिपॉजिट करके रखना पड़ेगा। वो जो भी कोर्ट डायरेक्ट करेगी एज अकॉर्डिंग टू फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस उस पर डिपेंड करेगा। सेकेंड ये बताता है कि जो प्लेंटिफ हैज़ टू प्रूव हिज रेडीनेस एंड विलिंगनेस, वो उसे सच में प्रूव करना पड़ेगी, मतलब कि उसने परफॉर्म किया था और वो परफॉर्म करने के लिए रेडी भी था और विलिंग भी था। अब रेडी एंड विलिंगनेस के हम कुछ वो इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं, जो कि हमारे पास 2-3 केस मिलेंगे, जो कि रिसेंट केस लॉ 2024 का केस लॉ आपके लिए लाया हूँ, जो कि ये पी रविंद्रनाथ वर्सेस शशि काला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या एम्फेसाइज किया था? सुप्रीम कोर्ट एम्फेसाइज दैट अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस द प्लेंटिफ मस्ट प्रोवाइड क्लियर इन इज स्पेसिफिक प्लीडिंग्स एंड एविडेंस डेमोन्स्ट्रेटिंग द रेडीनेस एंड विलिंगनेस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। इसमें सीधी सी बात सुप्रीम कोर्ट ने बोल दी थी, जो कि है प्लेंटिफ को अपनी प्लीडिंग में मेंशन करना पड़ेगी कि ही वाज रेडी एंड उसके पास एविडेंस भी है जो कि साफ साफ दिखा रहे कि ही वाज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म द एसेंशियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी उसके कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन थे वो फुलफिल करना चाहते थे, मतलब उसे अपनी प्लीडिंग्स में भी मेंशन करना पड़ेगा और ऐसे एविडेंस भी लाना पड़ेंगे जो कि डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि वो हमेशा रेडी था और विलिंग था। वो अपनी रेडीनेस और विलिंगनेस कैसे प्रूव करेगा? मेंटली तो वो बता देगा कि हाँ किसी का भी एविडेंस थर्ड पर्सन का लिया कि हाँ वो करना चाहता था। अब फाइनेंशियली कैसे
अपने विलिंगनेस को प्रूव करेगा और रेडीनेस एंड विलिंगनेस को, वो अपना अकाउंट बताएगा कि देखो मेरे पास पैसे भी रेडी है बट ये मेरा परफॉर्मेंस करके नहीं दे रहा है। तो ऐसे केसेस में ऐसी उसे एविडेंस भी लाना पड़ेंगे जो कि डेमोस्ट्रेट करेंगे उसकी रेडीनेस और विलिंगनेस को। अब उसकी प्लीडिंग्स में भी डेमोस्ट्रेट करना पड़ेगा उसे कि वो रेडी एंड विलिंग था। अब ये प्लीडिंग हमें मिलती है ऑर्डर नंबर 6 में CPC के, जो कि अगर वो प्लेन फाइल करेगा ऑर्डर नंबर 7 में तो उसकी प्लीडिंग में मतलब प्लेंटिफ की प्लीडिंग होती है प्लेंट्स और वेरेज डिफेंडेंट की रिटर्न स्टेटमेंट। तो अगर वो प्लेंट लेके आता है प्लेंटिफ तो उसने अपने प्लेंट के अंदर अपनी प्लीडिंग्स में बताना पड़ेगा कि हाँ भाई वो रेडी था और विलिंग भी था अपने पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो ये केस लॉ हमारा हो गया जो कि था R रविन्द्रनाथ वर्सेस शशिकाला। आगे भी कुछ हो तो देख लेते हैं। अब बात आती है कि कॉन्सिक्वेंस, अगर ये तो बात हो गई कि कहाँ कहाँ नहीं मिलेगी, अगर कोर्ट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देना है इन केसेस को छोड़ के जो कि मेंशन थे 11(2) में, 14 में, 16 में, तो ऐसे केसेस में परफॉर्मेंस तो नहीं मिलेगा, लेकिन जहाँ पे परफॉर्मेंस मिलेगा तो वहाँ तो कोर्ट को देना पड़ेगा। अब कोर्ट ने अगर कोई डिग्री पास कर दी है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, और कॉन्ट्रैक्ट की डिग्री पास करने के बाद उसका कंप्लायंस ही नहीं हो रहा, उसका एग्जीक्यूशन ही नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या करेगा, जो हमें बताएगा ये चीज़ें। कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस मतलब अगर डिग्री पास हो चुकी है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की और उस डिग्री का कंप्लायंस ही नहीं हो रहा है, एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। अगर डिग्री पास हो गई, जेब में रखी है, घर में रखी है, तो क्या काम की, जब तक उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो, मतलब जो भी राइट्स एंड लायबिलिटी डिटरमाइन किए गए हैं डिग्री में, अगर उसका पूरा एग्जीक्यूशन ही नहीं हो, इन्फोर्समेंट ही नहीं हो, तो डिग्री कोई काम की नहीं है। तो अगर नॉन कंप्लायंस होता है ऐसे केसेस का जो कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री का बता रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हमें मिलता है ऑर्डर 21 रूल 32 ऑफ CPC, जो कि प्रोवाइड करता है हमें कंसिक्वेंसेस। अगर ऐसी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री का कंप्लायंस नहीं हुआ तो ये कंसिक्वेंसेस होंगे जो कि बड़े ही हार्श से देखते हैं हम उन्हें। सो ऑर्डर 21 रूल 32 ये याद रखिएगा, ऑर्डर 21 जो कि एग्जीक्यूशन की बात करता है, रूल 32 जो कि नॉन कंप्लायंस के जो भी कॉन्सिक्वेंस होंगे वो बताएगा। तो अब इनके कॉन्सिक्वेंस क्या क्या हो सकते हैं, इनके कॉन्सिक्वेंस होंगे जो बताता है ऑर्डर नंबर 21 रूल 32। अंडर ऑर्डर नंबर 21 रूल 32 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेस अराइज when a party willfully fails to do or comply with the degree of specific performance of the contract. Such degree may be enforced through the following means. अगर कोई पर्सन जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री जिसके अगेंस्ट पास हो चुकी है और वो उसका कंप्लायंस नहीं कर रहा है, तो ये फॉलोइंग मीन्स है, इनके द्वारा उसकी जो भी डिग्री है उसका इन्फोर्समेंट किया जाएगा, जो कि सीधी सी बात है, जो कि बात करता है हमारे एग्जीक्यूशन के सेक्शन में मिलेंगे 55, 56 वगैरह जो भी है, उसमें ये सारी चीज़ें मिलेगी। इसको हम रीडिविट सेक्शन 55 भी बोल सकते हैं, जिसमें बताया 55 जो कि अरेस्ट है और इससे रिलेटेड होता है, और जो 51 है वो मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन की बात करता है, तो वो हमें इस प्रकार से मिल सकते हैं। तो हमारे जो मोड्स होंगे एग्जीक्यूशन के, अगर वो फेल हो जाता है, नॉन कंप्लायंस हो जाता है, तो मोड्स कुछ इस प्रकार रहेंगे। बाय डिटेंशन, मतलब डिटेंशन इन द सिविल प्रिजन, उसे सिविल प्रिजन में भी रखा जा सकता है अगर वो नॉन कंप्लायंस कर रहा है, मतलब कस्टडी में रखा जाता है, मतलब सिविल प्रिजन मान ले एक तरीके की जेल, कारावास में भी रखा जा सकता है। वो एक ऐसा कठोर कारावास नहीं होगा, लेकिन उसे कारावास में रखा जाएगा जब तक वो डिग्री का इन्फोर्समेंट नहीं कराता। और क्या कर सकता है, कोर्ट कैन मतलब ऑर्डर कर सकती है कोर्ट अटैचमेंट ऑफ इस प्रॉपर्टी का, उसकी प्रॉपर्टी की कुर्की की जा सकती है, मतलब जब तक वो अगर उसकी डिग्री का इन्फोर्समेंट नहीं करा रहा, एग्जीक्यूशन नहीं करा रहा, जब तक उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा, भले ही वो उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। तो ऐसे केसेस में भी जो कि मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन है, इस प्रकार से उसका एग्जीक्यूशन किया जाएगा। वो तो भी वो बड़ा ही ढीठ है, तो भी नहीं कर रहा है, तो उसे अटैच, उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच हो जाएगी और उसे डिटेंशन भी कर दिया जाएगा, मतलब उसे सिविल प्रिजन में भी डाला जाएगा, साथ में उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच कर ली जाएगी। तो सीधी सी बात होगी, जो ये देख लिया हमें कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ द डिग्री ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जो कि हमने देखे ऑर्डर नंबर 21 रूल 32 रीड विद ऑर्डर सेक्शन नंबर 51 एंड 55। तो क्या क्या थे, उसे सिविल प्रिजन में डाला जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, या तो दोनों किया जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जा सकता है, साथ में उसे सिविल प्रिजन में भी डाला जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कंसिक्वेंसेस। तो आज हमने
बहुत सारा पढ़ लिया, जो कि हमें 3-4 सेक्शन कवर कर लिए, जो कि हमने देखा सेक्शन नंबर 10 से लेके सेक्शन नंबर 16 तक, और कंसिक्वेंसेस भी देख लिए। तो ठीक है, जैसे कि हमने देखा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक मैंडेटरी प्रोविज़न है जो कि कोर्ट को देना ही पड़ेगा, जो कि अमेंडमेंट्स आया, मार्क माय वर्ड्स, ये अमेंडमेंट याद रखिएगा, जो कि बात करता है सेक्शन नंबर 10 के रिलेशन में, दैट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शेल बी इन्फोर्स बाय द कोर्ट। वो कोर्ट्स को देना ही पड़ेगा, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन है जो कि आज हमने देखे 11(2) में, 14 में, 16 में, और इसे रिवाइज करके रखिएगा, तभी आपको ये चीज़ें याद रहेगी। ठीक है, तो यही था हमारा आज का लेक्चर। साथ ही में हमने वो भी देखे नॉन कंप्लायंस, ऐसा अगर आंसर्स में आप दूसरे सब्जेक्ट को भी रिलेट करोगे तो बहुत अच्छा आंसर बनेगा आपका। तो दिस वाज ऑल अबाउट अवर लेक्चर 4, जहाँ कि हमने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू कॉन्ट्रैक्ट देख लिया। अगले लेक्चर में हम सेक्शन 13 रीड विद सेक्शन 17 देखेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।